हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल CCH में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि लास्ट टाइम हम लोगों ने इकोनॉमिक्स में जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था नेशनल इनकम का। नेशनल इनकम का ये लेक्चर 2 है। इससे पहले लेक्चर 1 में भी मैंने नेशनल इनकम के बारे में कुछ बातें आपसे डिस्कस की हैं, तो आप यूट्यूब चैनल पे जाके वहाँ पे प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके वो वीडियोस जो आप देख सकते हैं। इससे पहले 2 वीडियोस और आई हैं आपकी इकोनॉमिक्स की, ठीक है। तो मैंने पहली वीडियो में आपको बेसिक्स बताया है इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी के बारे में, उनके फंक्शन के बारे में, कुछ और भी चीज़ें आपको वहाँ से जानने को मिलेंगी, ठीक है। उसके बाद में जो अगली वीडियो है उसमें मैंने आपको नेशनल इनकम के बारे में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं, तो वो वीडियो वहाँ से आप देखेंगे। वहाँ से देखने के बाद जब आप इस लेक्चर नंबर 2 ऑफ नेशनल इनकम में आप आएंगे तो यहाँ से आपको ये चीज़ें फिर बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। ओके जी, ये तो बात हो गई इस टॉपिक की। अब आपके लिए बहुत अच्छी बात ये है कि आपका जो बैच है, चाहे वो आरआरबी एनटीपीसी का है, चाहे वो एसएससी जीडी का है, हमारी पूरी टीम पूरी मेहनत के साथ में आपके लिए क्वालिटी कंटेंट बनाने के लिए, उसे यूट्यूब पे आपके लिए यहाँ पे लेक्चर के रूप में देने के लिए पूरी मेहनत के साथ लगे हुए हैं। तो आप कंटिन्यूटी के साथ में चैनल के साथ में बने रहिए, आप वीडियोस को देखिए, ठीक है। और चीजें आपको अलग अलग सब्जेक्ट की बहुत अच्छे लेवल की मिलेंगी यहाँ पे, ठीक है। तो आप उसको देखते रहिए। तो जैसा मैं आपको बता रहा हूँ अपने टॉपिक के बारे में, मेरा नाम कपिल, हम लोग इकोनॉमिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और ये इकोनॉमिक्स की आज तीसरी क्लास है। इससे पहले 2 क्लास जो अपलोड हो चुकी हैं इकोनॉमिक्स की, वो आप जरूर देखना, उसमें मैंने कुछ कुछ बेसिक्स बातें बताई हैं आपको। अब नेशनल इनकम के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं और ये टॉपिक है हमारे पास में लेक्चर नंबर 2, ठीक है। तो इसको शुरू कर लेते हैं जी। नेशनल इनकम क्या है अभी देखेंगे। अब बात कर लेते हैं नेशनल इनकम। देखो जी, जीवन में ना इनकम का बड़ा रोल है। इनकम है तो बहुत कुछ है ना। इनकम के हिसाब से आपकी जो हैसियत है, जो आपका रुतबा है, वो सब देखा जाता है। या मैं कहूँ इनकम चाहे एक देश की हो, चाहे एक आदमी की हो, अपना बड़े अच्छे लेवल पे रोल प्ले करती है, ठीक है। इनकम अच्छी है अमेरिका की, तो आज देखो उसकी वर्ल्ड में क्या पोजीशन है। इनकम कम है कुछ गरीब देशों की, जैसे भूटान हो गया और भी कई सारे देश हो गए, तो उनका स्टेटस देखिए आप वर्ल्ड में क्या है। यानी जिसकी जितनी ज्यादा इनकम, वो उस हिसाब से उन रिसोर्सेज को अपने देश की पॉपुलेशन, अपने नागरिकों के लिए, उन्हें अच्छी सुविधाएं देने के लिए यूज कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, इतना ही नहीं, जैसे अगर मैं इनकम की बात करता हूं, जब कोई आपसे पूछता है कि जी आप क्या काम करते हैं, वो इनडायरेक्टली आपसे ये जानना चाह रहा है कि आपको रेस्पेक्ट कितनी देनी है ना। इनकम का खेल हो गया है अब सारा। इसका मतलब जिस देश की इनकम जितनी अच्छी होगी उसको उस हिसाब से देखा जाता है। इनकम की बात करें यहाँ पे, इनकम यानी मैं फिर दोबारा से बोल रहा हूँ, इनकम चाहे एक देश की हो जिसको आप लोग नेशनल इनकम कहते हैं, इनकम चाहे एक फैमिली की हो जिसको आप लोग फैमिली इनकम कहते हैं, उनके सोर्स अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। नेशनल इनकम कहां कहां से आती है, कैसे काउंट करते हैं, वो सारी की सारी बातें हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं। जैसे आपकी फैमिली की इनकम होती है, ठीक है, कहीं से किसी को सरकारी जॉब से इनकम आ रही है, कहीं से प्राइवेट सेक्टर से इनकम आ रही है, कहीं पे आपका बिजनेस है वहां से आपको इनकम आ रही है, ठीक है, कहीं पे आपकी खेती बाड़ी से आपको इनकम आ रही है, ठीक। तो वो आपकी फैमिली इनकम है। बात समझिए। ऐसे ही जब एक देश की इनकम की बात आती है तो यहाँ पे बड़े लेवल पे वही बातें हो जाती हैं, ठीक, कि एक देश को इनकम कहां कहां से आ रही है ना। जीडीपी का उसमें कितना रोल है, जीएनपी का उसमें रोल कितना है, ठीक है। विदेशों में जो हमारे नागरिक रह रहे हैं उनका रोल कितना है, वो सारी बातें। तो इनकम को बढ़ाने पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। और चाहे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मामले में मैं कहूं, चाहे वो ग्रोथ मॉडल अपनाना हो, चाहे वो डेवलपमेंट मॉडल अपनाना हो, तो उसके हिसाब से भी बहुत सारी बातें डिसाइड होती हैं, ठीक है जी। आपको पता है कि नेशनल इनकम पहले बहुत कम हुआ करती थी हमारी, आज हमारी फिर भी ठीक ठाक है, ठीक। तो नेशनल इनकम यानी इकोनॉमिक्स की इसी सीरीज में इसी टॉपिक को और आगे हम लोग बढ़ा रहे हैं, सो प्लीज बने रहिए आप। देखो जी, यहाँ पे छोटी सी बात है कि इसमें है सर्कुलर फ्लो। एक मिनट, मैं पेन यूज कर लेता हूं जी। ये कौन सा, व्हाइट वाला ले लेते हैं, ठीक है। जैसे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ये दरअसल इन लाइनों को पढ़ने से पहले आप एक बार डायग्राम देख लो, मैं आपको वो चीज दिखा रहा हूं, बाकी तो ये मैं आपको बताऊंगा ही। जैसे ये हाउस होल्ड होता है, ठीक है जी, पेन का कलर दूसरा ले लेते हैं यहाँ पे, ये हाउस होल्ड है यहाँ पे, ये क्या है, बिजनेस फर्म। अब ध्यान देना, यानी कोई फैमिली है या कोई हाउस होल्ड है यहाँ पे, तो वो बिजनेस फर्म को क्या देगा, लेबर देगा, वो क्या देगा, लैंड देगा, वो क्या देगा, कैपिटल देगा, वो क्या देगा, एंटरप्रेन्योर यानी एंटरप्राइज, यानी कि मैं कहूं कि यहाँ पे ये लोग इनको सुविधाएं देंगे। अब बदले में बिजनेस फर्म क्या देगी, उनको वेज देगी, रेंट देगी, इंटरेस्ट देगी और प्रॉफिट देगी, ठीक है। आप आगे जाके देखेंगे यही एक तरीका बनता है नेशनल इनकम को मेजर करने का, जिसमें आप लोग कहते हैं कि इनकम मेथड,
ठीक है, वो हम लोग देखेंगे बाद में। उसके बाद में हाउस होल्ड बिजनेस फर्म से क्या उम्मीद करता है कि भाई उनको उपभोग की चीजें अच्छी मिले, तो इसलिए वो कंजम्पशन पे अपना खर्च करते हैं। उसके बाद में बिजनेस फर्म क्या देती है इनको, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी ये खर्च के लिए यहाँ पे उपभोग करेंगे और ये मैं कहूँ यहाँ पे, और ये इनको गुड्स और सर्विसेज की सेवाएं देंगे। कुल मिला के गुड्स एंड सर्विसेज, पैसे का लेन देन, सर्विसेज का लेन देन, सेटिस्फेक्शन का लेन देन यहाँ पे चलता रहेगा, ये सारी बातें। अब देखते हैं इससे पिछली स्लाइड जो हम लोगों ने यहाँ पे देखी थी, आय का चक्राकार प्रवाह। ठीक है, जैसे आय का चक्राकार प्रवाह अर्थव्यवस्था का एक मॉडल है जिसमें प्रमुख विनिमय का मतलब होता है अदला बदली, यहाँ पे आर्थिक एजेंटों के बीच धन, माल, सेवाओं आदि के प्रवाह के रूप में दर्शाया जाता है। इस मॉडल के अनुसार धन और माल और सेवाएं विपरीत दिशा में प्रवाहित होती हैं, लेकिन एक बंद सर्किट में चल रही होती हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये है जी आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, कि आप लोगों ने बिजनेस फर्म को क्या दिया, उसके बदले बिजनेस फर्म ने आपको क्या दिया। ठीक है, जैसा हम लोग देख ही चुके हैं इसमें कि ये वाला आप जो फ्लो चार्ट है ये आप देखिए, हाउस होल्ड ने क्या दिया, लेबर दी, तो उसको मिला क्या, वेज यानी मजदूरी मिली। लैंड दी तो क्या मिल गया जी, उसको रेंट मिल गया। ठीक है, कैपिटल दी तो क्या मिल गया, इंटरेस्ट मिल गया। ओके, एंटरप्रेन्योर यानी यहां पे क्या मिल गया उनको, या एंटरप्राइज, यहां पे मिला प्रॉफिट यानी लाभ। यही क्या है जी आपका सर्कुलर फ्लो। ठीक है, ज्यादा इसमें टेंशन लेनी नहीं है, सिर्फ एक बार पढ़ लेना, बाकी आगे देखते हैं। अगला क्या है इसमें, उत्पादन, उपभोग और निवेश किसी अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधियां होती हैं। बिल्कुल, उत्पादन होगा तो उसका उपभोग भी होगा, उपभोग होगा तो जाहिर सी बात है पैसे आएगा, है ना, पैसे आएंगे, पैसे मींस मनी, मींस प्रॉफिट के रूप में हो सकता है, और वो कहीं पे निवेश किया जाएगा। जब निवेश किया जाएगा, जब इन्वेस्ट किया जाएगा तो उससे मनी और जनरेट होगी। ठीक है, इसमें क्या होगा, अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधियां हैं, बिल्कुल ठीक है। इन आर्थिक गतिविधियों को करने में लोग अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बीच लेन देन करते हैं। ये लेन देन के कारण या इन लेन देनों के कारण आय और व्यय एक चक्राकार रूप में चलते हैं। इसे ही आप क्या कहते हो, आय का चक्राकार प्रवाह। ठीक है गाइस, ये बात आपको थोड़ी सी यहां पे ध्यान देने, बाकी अगर वो डायग्राम आपके समझ में आ गया है तो ये चीज आपकी इजीली समझ में आ जाएगी। अगर वो समझ में अच्छे से आ गया तो बेशक इसकी भी पढ़ने की आपको ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। डोमेस्टिक इकोनॉमिक टेरिटरी यानी घरेलू आर्थिक क्षेत्र, इसका मतलब क्या है, ध्यान देना। यहां पे जीडीपी और जीएनपी दो टर्म यूज होंगे, या मैं कहूं नेशनल इनकम को काउंट करने के मामले में हम लोग जीडीपी टर्म यूज करेंगे, हम एनडीपी टर्म यूज करेंगे, हम जीएनपी टर्म यूज करेंगे, हम एनएनपी टर्म यूज करेंगे। अब वो क्यों यूज करते हैं, जीडीपी और जीएनपी में बेसिक फर्क क्या है, वो सारी बातें हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, जीडीपी में जो मेन रोल प्ले करता है वो करता है कि जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्लस फाइनेंशियल ईयर प्लस रीजनल टेरिटरी, या मैं कहूं डोमेस्टिक इकोनॉमिक, या मैं कहूं घरेलू आर्थिक क्षेत्र, यहां पे जो कुछ भी उत्पादन किया जाएगा वो सारा का सारा किस में काउंट होगा, जीडीपी में होगा। ठीक है, जीडीपी में आपकी सिटीजनशिप से कोई लेना देना नहीं है। जीएनपी में सिटीजनशिप है उसका कंसेप्ट आ जाता है। क्लियर है, यहां पे आप लोग देखते हैं कि यह भारत सरकार द्वारा प्रशासित भौगोलिक क्षेत्र को संदर्भित करता है जिसके भीतर व्यक्ति, माल और पूंजी स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं। जैसे भारत का क्षेत्र है, ठीक है, ज्योग्राफिकल बाउंड्री जहां तक भी है भारत की, चाहे वो विदेशों में हमारी एम्बेसीज के रूप में हो, ठीक है, चाहे वो जो आपका जो ये क्या बोलते हैं उसको घरेलू आर्थिक क्षेत्र हो गया आपका, ठीक है, आपका ईईजेड वाला पार्ट हो गया, आपका जो हमारा एक क्षेत्रीय सागर वाला पार्ट हो गया, वो सारा वहां तक जो भी हमारी एक्टिविटी होती है वो हमारी होती है, वो हमारी जीडीपी में काउंट होती है। क्लियर है, तो इसका मतलब ये है कि घरेलू आर्थिक क्षेत्र, यहाँ पे जो कुछ भी आर्थिक गतिविधियां होंगी वो सारी काउंट होंगी किसमें, जीडीपी में। इसमें वही बातें हैं, देखो भारत में स्थित विदेशी दूतावास घरेलू आर्थिक क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। ये क्या है, भारत में स्थित है ना, भारत में विदेशी एम्बेसीज भी है यहाँ पे, तो उनकी या उनके थ्रू जो भी यहाँ पे कुछ किया जाएगा वो हमारी जीडीपी में काउंट नहीं होगा। क्लियर है, हालांकि विदेश में स्थित भारतीय दूतावास घरेलू आर्थिक क्षेत्र का हिस्सा है, जैसा मैंने आपको अभी बताया था कि विदेशों में जो हमारी एम्बेसीज होती हैं वो पार्ट होती है किसका जी, जीडीपी का। यहां से आगे चलते हैं, मार्केट प्राइस के बारे में मैं आपको सिंपल बता दूं, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। मार्केट प्राइस का मतलब ये होता है कि जब कोई गुड्स एंड सर्विसेज या जब कोई भी ऐसी चीज या कोई भी ऐसी वस्तु बाजार मूल्य पर खरीदी जाए या बाजार मूल्य पे या बाजार में बिकने के लिए अवेलेबल है, उसको आप लोग क्या बोल देते हैं, मार्केट प्राइस। यानी बाजार मूल्य पे खरीदने वाली या खरीदी जाने वाली कोई भी वस्तु, उसको आप लोग मार्केट प्राइस कह सकते हैं। और अच्छे से इसको हम लोग देख लेते हैं। बाजार मूल्य से तात्पर्य उस कीमत से है जो उपभोक्ता विक्रेता से उत्पाद खरीदते समय उसके लिए चुकाता है। दूसरे शब्दों में यह वह कीमत है जिस पर कोई उत्पाद बाजार में बेचा जाता है। ठीक है, ये आप इसको याद रख सकते हो यहां से सिंपल, कि यह वह उत्पाद है जो
बाजार में बेचा जाता है, ठीक है। जैसे आप बाजार से आप खरीदने गए हैं डिटर्जेंट पाउडर, तो क्या होगा, वो मार्केट प्राइस ही तो होगा उसका, ठीक है, और वही क्या होगा जी, आपका बाजार मूल्य। इसमें इस लाइन को आप याद रखें बस। उसमें आगे देखिए कारक लागत, फैक्टर कॉस्ट, या मैं कहूं फैक्टर कॉस्ट, ये रही यहां पे। फैक्टर कॉस्ट का मतलब ये है कि जिसमें यानी कोई भी माल मार्केट में पहुंचने से पहले उसमें जो कुछ भी खर्च आता है वो सब किसमें होता है, शामिल फैक्टर कॉस्ट में, ठीक है। इसमें सब्सिडीज वगैरह सब ऐड होती हैं, जो भी लेबर का खर्चा हो गया, इलेक्ट्रिसिटी खर्चा हो गया, मशीनरी पे कुछ खर्चा आया, वो सारी की सारी बातें, वो सारे खर्चे शामिल होते हैं किसमें, फैक्टर कॉस्ट में। एक बार देख लेते हैं इसको। कारक लागत उत्पादन के कारकों, अच्छा उत्पादन के जो कारक हैं यहाँ पे, उत्पादन के कारक क्या है जी हमारे पास में, सॉरी मैं पेन चेंज कर लेता हूं जी। उत्पादन के जो कारक हैं वो है जैसे आपका लैंड है, जैसे कि आपका लेबर है, जैसे कि आपका इधर कैपिटल है, जैसे कि आपका एंटरप्रेन्योरशिप है या एंटरप्राइज है, ठीक है जी। ये सब क्या है, ये वो कारक हैं जिनका यूज आप सेवाओं के या माल के उत्पादन में करते हो, तो ये उन्हीं की बात है। उत्पादन के कारकों की लागत को संदर्भित करता है जो कि किसी फर्म द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते समय खर्च किया जाता है। बिल्कुल सिंपल बात, जैसा मैंने आपको पहले बोला था। दूसरी भाषा में इसको आप लोग देख लो, मीन दूसरे शब्दों में देख लो, यह किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन की लागत है। बिल्कुल सिंपल, चाहो तो आप इसे याद रख सकते हो। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो फैक्टर कॉस्ट है, इसमें ये थोड़ा सा फॉर्मूला याद आप रख लेना। इसमें क्या होता है कि जो भी मार्केट प्राइस पे जो भी गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल है, उसमें क्या करते हैं हम, उसमें आप इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देते हैं, सब्सिडी को प्लस कर देते हैं। सब्सिडी क्या होती है, सरकार द्वारा दी जाने वाले कोई भी छूट, एक्सेम्पशन जो भी होते हैं, वो सारे इंक्लूड करते हैं हम लोग सब्सिडी में, ठीक है। तो फैक्टर कॉस्ट जब भी आप निकालेंगे तो इसमें क्या होगा, ये फॉर्मूला याद रखने वाला है जी, इसको आप याद रख लेना। फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, ये वाली बात जरूर याद रखो आप, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट यानी कारक लागत। ओके, आगे चलते हैं। नॉमिनल प्राइस या करंट प्राइस, नाम मात्र मूल्य या चालू मूल्य। देखो नॉमिनल प्राइस का मतलब ये होता है कि बाजार मूल्य पे कोई भी चीज आपको अवेलेबल है, ठीक है। करंट प्राइस जो भी है किसी भी चीज का, ये उसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्लियर है। जैसे चालू वर्ष में किसी भी वस्तु या सेवा के बाजार मूल्य को नाम मात्र मूल्य या चालू मूल्य कहा जाता है, क्योंकि मुद्रास्फीति को वर्तमान बाजार मूल्य में शामिल किया जाता है। इसमें मेन बात क्या है, इसमें आपकी इन्फ्लेशन काउंट होती है ना, करंट प्राइस में। उसमें क्या है, हालांकि इसलिए नाम मात्र मूल्य या चालू मूल्य मुद्रास्फीति के वर्तमान स्तर के अनुसार बदलता रहता है, ठीक है। ये क्या है, चेंज होता रहता है, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा। अब ये जो सारी की सारी बातें हम लोग देख रहे हैं जी, ये सारी की सारी बातें अगर मैं कहूं कि जैसे YouTube पे जो आपका CCH चैनल है, यहाँ पे सारी फैकल्टी बहुत ही रेस्पेक्टेबल आप लोगों के लिए बहुत अच्छे कंटेंट के साथ में कंटेंट यहाँ पे जो डिलीवर कर रही हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके सभी के सब्जेक्ट वाइज वीडियोस वहाँ पे देख सकते हैं। कंटेंट में जो भी चीज चाहिए आपको वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। और बाकी जो YouTube चैनल है आपका, इसमें लिंक भी नीचे जो मिल जाएंगे आपको, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप का वो हो, उसमें इन्वाइट करने वाला काम, या फिर कोई और, तो वहां से भी आपको जुड़ने का मौका मिल सकता है। तो इनके साथ में जुड़ के, इस चैनल के साथ में जुड़ के आप अपनी जो तैयारी है उसको बहुत अच्छे से आप करते रहिए, ठीक है। आओ कम टू द पॉइंट। ओके, बेस प्राइस का मतलब होता है कांस्टेंट प्राइस। कांस्टेंट प्राइस का मतलब ये होता है कि एक स्थिर मूल्य है, उसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं है, इसमें हम लोग काउंट करते हैं। आधार मूल्य या स्थिर मूल्य क्या है देखते हैं। विभिन्न वर्षों की राष्ट्रीय आय की जो हम लोग कंपेयर करते हैं, उसके लिए इसकी गणना किसी विशेष वर्ष के संदर्भ में की जाती है। इस संदर्भ में वर्ष को आधार वर्ष कहा जाता है। जैसे नेशनल इनकम का आधार वर्ष पहले क्या था, नेशनल इनकम का पहले आधार वर्ष था 2004 से 2005। 2019 में इसमें चेंज हुआ और हमने आधार वर्ष चेंज किया 2011 से 12, ठीक है। आज हम नेशनल इनकम को मापने के लिए इसका यूज करते हैं। तो ये क्या है, ये बेस ईयर है, जहां से आप किसी का प्राइस डिसाइड करते मान लेते हैं। अब यहां से हमने बेस ईयर माना और 2024 में जो प्राइस होगा उसके कंटेक्स्ट में जो भी फेरबदल आया है उसके बारे में हम लोग उसकी कैलकुलेशन करके हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो बेस प्राइस का बड़ा फायदा होता है जी इस चीज को मानने का, ओके। और आधार वर्ष में किसी भी वस्तु या सेवा के बाजार मूल्य को आधार मूल्य या स्थिर मूल्य कहा जाता है। बिल्कुल सेम बातें हैं जो मैंने आप लोगों को बताई है, ओके गाइस। तो ये कुछ बातें हैं, ये इतना सारा देख के ना घबराना नहीं है, सिर्फ एक एक बात याद रखो बस। यहाँ पे बेस प्राइस क्या है, कांस्टेंट प्राइस क्या है, बस स्थिर मूल्य है, यानी मूल्य में कोई उतार चढ़ाव नहीं होगा, किसी भी वस्तु या सेवा की कीमत में कोई उतार चढ़ाव नहीं होना, बस बात खत्म। इतनी बात याद रखो, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। ओके, डेप्रिसिएशन का मतलब ये होता है कि जैसे कोई भी मशीनरी होती है
है ना, टाइम टू टाइम उसके जो प्राइस है, जो उसका मूल्य, उसमें कुछ कमी आती है, उसमें कुछ टूट फूट होती रहती है, कुछ लेबर खर्चे होते हैं, कुछ ऐसे खर्चे, तो उन सबको हम लोग काउंट करते हैं किसमें, डेप्रिसिएशन में। मूल्यह्रास जिसे स्थायी पूंजी की खपत के रूप में, स्थायी पूंजी का मतलब जैसे कि आपकी लैंड हो गई, जैसे कि आपकी बिल्डिंग्स हो गई, जैसे कि आपकी मशीनरी वगैरह होगी, कुछ ऐसी बात है ना, तो खपत के रूप में भी जाना जाता है। टूट फूट, ठीक है, रिपेयर कराएंगे तो खर्चा आएगा। आकस्मिक क्षति, जैसे कहीं पे बाई चांस मशीनरी में आग लग गई, अचानक कुछ हो सकता है, तो उसमें खर्चा आएगा रिपेयरिंग में। अप्रचलन के कारण अचल संपत्तियों के मूल्य में होने वाली हानि को संदर्भित करता है, ठीक है। इनके मूल्य में जो भी हानि होगी उसी को आप लोग क्या बोल देते हैं, मूल्यह्रास, यानी मूल्य में आने वाली कमी, ठीक है जी। सिंपल सी बात है, मूल्य में आने वाली जो कमी है उसको आप लोग क्या बोल सकते हैं, मूल्यह्रास यानी डेप्रिसिएशन। ओके गुड, नेक्स्ट पॉइंट आते हैं जी, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। इसको ना बिल्कुल सिंपल वे में समझेंगे। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड का मतलब होता है कि जैसे मैं आपको बताऊं, कुछ विदेशी नागरिक हमारे देश में काम करने आते हैं, है ना, चाहे वो डॉक्टर के रूप में हो, इंजीनियर के रूप में हो, या कोई और सर्विस देने के मामले में हो, क्लियर। हमारे भी नागरिक विदेशों में काम करने के लिए जाते हैं, ठीक है, चाहे वो काम कैसा भी है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि अब विदेशों से जो हमें इनकम आएगी और विदेशों को जो हमारे यहां से इनकम जाएगी, उनके बीच का डिफरेंस क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। लास्ट वीडियो में जब हम लोगों ने नेशनल इनकम की वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाया भी था। एक बार और बता देता हूं, जैसे हमारे 5 आदमी गए हैं विदेश में रोजगार के लिए, उन्होंने भारत में भेजे 1000 रुपए, क्लियर है। 5 विदेशी आदमी इंडिया में आए हैं काम करने के लिए, उन्होंने इंडिया से अपने देश में भेजे 800 रुपए, क्लियर है। इसका मतलब ये कि हमारे पास 200 रुपए एक्स्ट्रा आ गए, क्योंकि 800 रुपए तो वहां पे चले गए। तो ये जो 200 रुपए है ना, 1000 माइनस 800 इक्वल टू 200, तो ये जो 200 रुपए है ना, ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, बिल्कुल सिंपल वे में। अब इसको यहां से पढ़ लेते हैं। विदेश से शुद्ध कारक आय, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अस्थायी रूप से विदेश में रहने वाले भारत के सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित कारक आय, किराया हो सकता है, मजदूरी हो सकती है, ब्याज हो सकता है, लाभ हो सकता है, और उसके अस्थायी रूप से भारत में रहने वाले गैर निवासियों द्वारा अर्जित कारक आय के बीच के अंतर को, बीच का अंतर क्या था, वही 200 रुपए का, वो बीच के अंतर के बराबर होता है, ठीक है। एनएफआईए यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या है, इसका सीधी सी बात है कि यहां से फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड टू इंडिया माइनस फैक्टर इनकम फ्रॉम इंडिया टू अब्रॉड, ठीक है, इनके बीच का गैप वही 200 जो मैंने आप लोगों को एग्जांपल के तौर पे बताया था, ये है नेट फैक्टर इनकम, ठीक है। अच्छा, ये जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, ये हम लोग जीएनपी में काउंट करते हैं, और ध्यान देना जीएनपी में सिटीजनशिप यानी नागरिकता का रोल आ जाता है, जबकि जीडीपी कैलकुलेशन में नागरिकता का कोई लेना देना है नहीं। वहां पे क्षेत्र में जो भी गतिविधियां की गई हैं अपने क्षेत्र में, वो सारी इंक्लूड होती हैं, ठीक है जी। आगे देखते हैं ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट का मतलब वही, कुछ काम किया वहां पे, इधर भेज दिया, तो वो सारी बातें इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। हस्तांतरण भुगतान उन एक तरफा मतलब जो हमें वापस नहीं भेजना, एक तरफा भुगतान वो कहते हैं जिनके लिए वस्तु या सेवाओं का कोई आदान प्रदान नहीं होता। उदाहरण छात्रवृत्ति, उपहार, दान आदि, जैसे हम लोग हमें विदेशों से मिलते हैं, हम किसी को दान दे देते हैं, कुछ गिफ्ट कर देते हैं, तो वो सब क्या है, वो है जी आपका हस्तांतरण भुगतान, ठीक है। ओके, इंपॉर्टेंट बात, ये सब नेशनल इनकम में शामिल नहीं होते। ट्रांसफर पेमेंट होती है, आप उसको नेशनल इनकम में शामिल नहीं करते हो, ओके, याद रखने वाली बात है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कैपिटल आउटपुट रेशियो, पूंजी उत्पादन अनुपात, COR, है ना, कैपिटल आउटपुट रेशियो। इसके बारे में बिल्कुल एक चीज आप देखेंगे, जैसे पूंजी उत्पादन अनुपात क्या होता है। पूंजी उत्पादन अनुपात होता है कि पूंजी उत्पादन अनुपात उत्पादन की इकाई का उत्पादन करने के लिए आवश्यक पूंजी की मात्रा को संदर्भित करता है। बिल्कुल सिंपल, जैसे आपको 10 यूनिट कुछ चीज बनानी है, उन 10 यूनिट चीज बनाने के लिए आपको कितने पैसे की आवश्यकता है, ये तो हो गया कैपिटल आउटपुट रेशियो, ठीक है। एक है इसी में अगली टर्म इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये होता है कि आपको एडिशनल यूनिट के उत्पादन में कितनी एडिशनल मनी चाहिए, वो क्या होता है, आपका आयकर होता है, ठीक है। उसको भी हम लोग इधर देखेंगे। इसका मतलब ये होगा कि भाई आपको कुछ उत्पादन करना है, उसके लिए आपको कितनी पूंजी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। ये रहा पूंजी उत्पादन अनुपात अर्थव्यवस्था में दक्षता के स्तर को दर्शाता है। अब इसको मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा। COR यानी कैपिटल आउटपुट रेशियो जितना अधिक होगा, उत्पादन के लिए उतना ही अधिक पूंजी की आवश्यकता होगी, इसलिए अर्थव्यवस्था में कम दक्षता होगी, और इसके विपरीत यानी चीजें हमारे पास में हो जाएंगी। देखते हैं अगली स्लाइड में, यह है आपका इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। इसको
पिछली स्लाइड की बात है, इसमें हम लोग कर लेंगे। आईकॉर का मतलब इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। इसका मतलब यह है कि आपको उत्पादन की एडिशनल जो भी इकाई उत्पादित करनी है, या माल या किसी गुड्स एंड सर्विसेज की कोई एडिशनल यूनिट आपको उत्पादित करनी है, उसके लिए कितनी आपको एडिशनल इनकम चाहिए, है ना, कितनी एडिशनल यूनिट इनकम चाहिए, तो उसके बारे में बातें यहाँ पे। वृद्धिशील पूंजी उत्पादन अनुपात उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए आवश्यक पूंजी की अतिरिक्त इकाई को, है ना, आपको अतिरिक्त इकाई उत्पादित करनी है और आपको उसके लिए अतिरिक्त इकाई पूंजी चाहिए, तो उसके बीच में जो, या मैं कहूं कि उसके लिए आपको जो या जिस पूंजी की आवश्यकता होगी उसके बारे में ये बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके, इसमें एक चीज मैं आपको इधर बता रहा हूं, थोड़ी सी बात यहां ऐड कर लेते हैं जी। यहां पे देखिए आप, आईकॉर ध्यान देना, आईकॉर अगर हमारे पास में ज्यादा है तो जाहिर सी बात है, इसका मतलब है जी हमारे पास में उत्पादन यानी प्रोडक्शन क्या है, हमारे पास प्रोडक्शन कम है। अगर आईकॉर हमारे पास में कम है और प्रोडक्शन हमारे पास में ज्यादा है, तो यह बहुत अच्छी स्थिति होती है, ठीक है। इन दोनों में रिवर्स रिलेशन चलता है। इसका मतलब यह है कि आप कम पैसा लगा के ज्यादा उत्पादन कर रहे हो। इसका मतलब क्या है कि आप ज्यादा पैसा लगा के कम उत्पादन कर रहे हो। इसका मतलब यह है कि जब आप कम पैसा लगा के ज्यादा उत्पादन कर रहे हो, इसका मतलब यह है कि आपके पास जो लेबर है वो कैसी होगी जी, स्किलफुल होगी, आपके पास टेक्नोलॉजी होगी, ठीक है, आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के काम भी हो रहे होंगे, यानी आपके पास हर चीज दक्षता पूर्वक हो रही होंगी। और ये एग्जांपल मिलता है आपको कहां पे, विकसित देशों का, जैसे कि अमेरिका हो गया, यूरोपियन कंट्रीज हो गई, ठीक है। हालांकि हम लोग भी अब धीरे धीरे इस ओर बढ़ रहे हैं। इसका उल्टा यहां पे देख लो, जब आईकॉर यानी ज्यादा पैसा लगा रहे हो आप लेकिन उत्पादन कम हो रहा है, इसका मतलब यह कि आपके पास दक्षता पूर्ण लेबर नहीं है, स्किलफुल लेबर नहीं है ना। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया था, स्किल इंडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए, स्किल यूनिवर्सिटी भी खोली जा रही है, किसके लिए, कि भाई ताकि उत्पादन अच्छे लेवल पे किया जा सके कम से कम खर्चे में। प्लस उत्पादन कम हो रहा है, इसका मतलब यह कि हमारे पास में टेक्नोलॉजी उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि इन चीजों को ठीक करने की आवश्यकता है। किसी भी देश में आईकॉर ज्यादा होना अच्छा नहीं माना जाता, किसी भी देश में आईकॉर कम होना ज्यादा अच्छा माना जाता है। बात समझ आई? तो ये थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट है, ये बात आप जरूर ध्यान देना, ये बात जरूर यहां पे आईकॉर वाली। ओके, तो क्या हो जाएगा जी, मेजर्स ऑफ नेशनल इनकम। ध्यान देना जी, राष्ट्रीय आय को मापने के कुछ हमारे पास में कुछ तरीके हैं कि हम लोग कैसे राष्ट्रीय आय को मापते हैं, कैसे कैसे इसका योगदान, या कैसे, या कौन कौन से सेक्टर से इसमें योगदान होता है। जैसे इसमें नाम आता है जीडीपी का, इसमें नाम आता है एनडीपी का, इसमें नाम आता है जीएनपी का, इसमें नाम आता है एनएनपी का। तो इनके बारे में ही हम एक एक करके सारी बातों को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि जीडीपी हो गया, जीएनपी हो गया, ये रहा इधर जीडीपी, जीएनपी, और दीज मेजर्स आर डिस्कस्ड इन डिटेल्स इन द सेक्शन दैट फॉलो। अभी हम लोग देखेंगे उसको, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जीडीपी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, जैसे हालांकि थोड़ा थोड़ा सा हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं इस बारे में, बट फिर भी आप एक बार और देख लो। जीडीपी का मतलब क्या है, एक वर्ष, ध्यान देना, एक वर्ष, यहाँ पे एक वर्ष का मतलब क्या है, फाइनेंशियल ईयर। एक वर्ष के दौरान घरेलू अर्थव्यवस्था में, घरेलू का मतलब यहाँ पे क्या है, डोमेस्टिक इकोनॉमी, हमारी क्षेत्रीय भौगोलिक सीमा, वो अंतिम यानी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, इसमें आपका जो मीडिएटरी है, ठीक है, या जो मध्यवर्ती वस्तुएं हैं, ठीक है, वो शामिल नहीं होंगी। वस्तुओं और सेवाओं का कुल उत्पादन को मापता है, वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन को मापता है। इतनी बात समझ आई? यानी जीडीपी के बारे में क्या हुआ कि सकल घरेलू उत्पाद एक वर्ष के दौरान घरेलू अर्थव्यवस्था में होने वाले अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन को मापता है। बिल्कुल जीडीपी की सिंपल डेफिनेशन। यहां पे क्या बातें याद रखनी है आपको, पहला एक फाइनेंशियल ईयर है, दूसरा यहाँ पे एक क्षेत्रीय भौगोलिक सीमा है हमारे पास में, तीसरा यहाँ पे नागरिकता का कोई रोल नहीं है, आर्थिक गतिविधियां जहां पे हो रही हैं वही चीज यहाँ पे काउंट की जाएंगी, ठीक है। क्षेत्र इंपोर्टेंट है यहाँ पे, इस क्या है इंपोर्टेंट यहाँ पे, क्षेत्र, ना कि नागरिकता, ठीक है। आगे देखते हैं, टू की फ्रेजेस हियर आर इंपोर्टेंट, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ये आपको याद रखना, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, और उसके बाद में विद इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी, यानी डोमेस्टिक इकोनॉमी यानी जो क्षेत्रीय सीमा में आप उत्पादन कर रहे हो वो इंपोर्टेंट है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज वो आपकी इंपोर्टेंट है यहाँ पे, है ना। मीडिएटर जो आपकी मध्यवर्ती वस्तु होती हैं वो आपकी शामिल नहीं, जैसे कि आपका रॉ मटेरियल हो गया, ठीक है, फाइनल गुड्स बनने से पहले जो चीजें होती हैं वो इसमें शामिल नहीं होती। ओके, अंतिम वस्तुएं सेवाएं, इनका मतलब है कि जीडीपी की गणना के लिए केवल अंतिम, न कि मध्यवर्ती,
वस्तुओं और सेवाओं को ध्यान में रखा जाता है। इंपॉर्टेंट, घरेलू अर्थव्यवस्था के भीतर इसका मतलब है कि भौगोलिक सीमा, भौगोलिक सीमा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एक है भौगोलिक सीमा और एक है अंतिम। ये अंतिम वर्ड इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे याद रखना, अंतिम और भौगोलिक सीमा। यहाँ पे दो बातें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भौगोलिक सीमा के भीतर रहने वाले निवासी नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों की उपज भी या उपज पर भी विचार किया जाता है। यहाँ पे ना उपज, ये उत्पादन आएगा, ठीक है जी, इसको आप उत्पादन ध्यान देना, थोड़ी सी एरर है यहाँ पे, उत्पादन, ठीक है। तो ये क्या है जी आपका, यहाँ पे दो बातें आपको याद रखनी है जीडीपी के कंटेक्स्ट में। ओके, कहां पे आ गए हम, ये है जीडीपी एट मार्केट प्राइस, यानी जीडीपी मार्केट प्राइस यानी बाजार मूल्य पे, यानी चालू मूल्य पे जीडीपी क्या होगा। देखो ध्यान देना, जीडीपी में फर्क आ जाता है जब आप जीडीपी कांस्टेंट प्राइस काउंट करते हैं या फिर जब आप जीडीपी एट मार्केट प्राइस काउंट करते हैं। आज जो लेटेस्ट में आप यूज करते हैं वो यूज करते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ठीक है। पहले क्या करते थे, फैक्टर कॉस्ट पे यानी कांस्टेंट प्राइस पे। इसमें मार्केट प्राइस पे है तो जाहिर सी बात है इसमें इन्फ्लेशन भी इंक्लूडेड होगा, ठीक है। इसमें करंट यानी चालू मूल्य भी होगा, तो महंगाई होगा बेसिक प्राइस से या बेस प्राइस से। देख लेते हैं एक बार, बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद एक वित्तीय वर्ष के दौरान किसी देश के घरेलू क्षेत्र में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं सेवाओं का बाजार मूल्य है। और आपको पता है कि बाजार मूल्य में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, ठीक है। बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद में अप्रत्यक्ष कर शामिल है लेकिन सब्सिडी शामिल नहीं है। कोई चीज बाजार में जब बेचने के लिए जाएगी, जब बिकने के लिए जाएगी, तो उसमें जाहिर सी बात है सरकार टैक्स लगाएगी, और जब सरकार टैक्स लगाएगी तो क्या होगा, उसमें आप ऐड कर देंगे जो भी उसमें फैक्टर कॉस्ट रही होगी, ठीक है। सब्सिडी क्या है, सरकार से छूट मिली तो उसको हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे जी, माइनस कर देंगे, ठीक है। ओके, यहाँ पे आगे देखते हैं, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट यानी स्थिर मूल्य यानी बेस प्राइस यानी बेस ईयर प्राइस, ठीक है। इसमें क्या होगा, बिल्कुल सिंपल, फैक्टर लागत पर, यानी सामान, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज हमारे, यानी सामान आपका बाजार में बेचने से पहले जो अब बनके तैयार हो गया है, उस तैयार माल होने में जो भी खर्चा आया है वो सारा फैक्टर कॉस्ट का होगा। चाहे उसमें बिजली का बिल हो, लेबर की मजदूरी हो, है ना, मशीनों पे किया जाने वाला कुछ खर्चा हो, या फिर कोई अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर कुछ हो गए हो, तो वो सारी की सारी बातें शामिल होगी हमारे पास में, किसमें, फैक्टर कॉस्ट में। तो इसको देखते हैं, जीडीपी कारक लागत पर जीडीपी उत्पादन के कारों को यानी भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता यानी एंटरप्राइज से अर्जित आय के कुल मूल्य को संदर्भित करता है। यानी जो भी आपके उत्पादन के कारक है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज, उनके योगदान से जो भी उत्पादन किया गया है उस सभी को, है ना, उसके मूल्य को, कुल मूल्य को आप लोग क्या कहते हैं, फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। इसमें एक बात याद रखना थोड़ी सी, जो ये इसका फॉर्मूला है ना, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या होगा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस इंडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, ठीक है। जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस इंडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। इंडायरेक्ट टैक्स इसमें से माइनस कर देंगे, क्या, जब हम लोग फैक्टर कॉस्ट पे जीडीपी निकाल रहे होंगे, और जब मार्केट प्राइस पे हम लोग निकाल रहे होंगे तब क्या होगा, मार्केट प्राइस वहां पे ऐड हो जाएगा, सब्सिडी वहां पे माइनस हो जाएगी, ठीक है। ओके जी, यहां पे आगे देखते हैं गाइस, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी, जीएनपी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। अब यहां पे कंसेप्ट आ जाएगा हमारे पास में कौन सा जी, यहां पे कंसेप्ट आ जाएगा सिटीजनशिप का, यानी जो विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिक उनके द्वारा जो भी इनकम मिल जाएगी वो यहां पे हम लोग ऐड करेंगे। और जब यहां से हम लोग एनएनपी, नेट नेशनल इनकम निकालेंगे, तो उसके उत्पादन में जो कुछ भी खर्चे आए होंगे जिनको आप लोग डेप्रिसिएशन कहते हैं उसको माइनस कर देंगे, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगा हमारे पास में, ठीक है। और यही क्या होता है, यही नेशनल इनकम होती है। देखो, सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसी देश के नागरिकों के स्वामित्व वाले उत्पादन द्वारा एक निश्चित अवधि में उत्पादित सभी अंतिम उत्पादों सेवाओं के कुल मूल्य का अनुमान है, ठीक है। इसमें कुछ ज्यादा दिक्कत आपको आनी नहीं चाहिए, यहां पे देख लेना। यहां पे दो बातें हैं, टू की फ्रेजेस आर हियर। पहला क्या हो जाएगा, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ये हमने जीडीपी के कंटेक्स्ट में भी देखा था, ठीक है। ये हमने ऑन्ड बाय द कंट्री सिटीजन, यहां पे नागरिकों की बात आ जाती है, देश के नागरिकों की बात आ जाती है, ठीक है। तो यानी गुड्स एंड सर्विसेज फाइनल वो जीडीपी में भी था, लेकिन जीडीपी में क्या था, वहां पे क्षेत्रीय सीमा की बात थी, है ना, रीजनल टेरिटरी, डोमेस्टिक टेरिटरी की बात थी, लेकिन यहां पे नागरिकता की बात आ जाएगी। ओके गाइस, तो यहां पे सिंपल जो आपको फॉर्मूला यहां पे देखना है, हल्का सा देखना है बस, वो ये है, जीएनपी का मतलब क्या है, जीडीपी प्लस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड टू इंडिया माइनस फैक्टर इनकम फ्रॉम इंडिया टू अब्रॉड, या मैं कहूं जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये आपका यहां पे निकल के आ जाएगा। और ये फॉर्मूला थोड़ा सा आप याद रख लेना जी, ये ना पेपर में डायरेक्ट पुट कर देते हैं और फिर आप गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है, ये जरूर थोड़ा सा याद रखना इसको। ओके, बाकी तो ये हिंदी में यहाँ पे है ही है, अंतिम वस्तु और सेवाएं, इसका मतलब है कि जीएनपी की गणना के लिए केवल अंतिम, न कि मध्यवर्ती। मध्यवर्ती का मतलब ये हुआ कि कुछ रॉ मटेरियल हो गए, वो सारी बातें इसमें इंक्लूड नहीं होगी, वस्तुओं और सेवाओं को ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। बाकी किसी देश के नागरिकों के स्वामित्व में, इसका मतलब है कि देश के निवासी और गैर निवासी नागरिकों की उपज पर विचार किया जाता है, जबकि देश की उस भौगोलिक सीमा के भीतर रहने वाले विदेशी नागरिकों की उपज पर विचार नहीं किया जाता। बिल्कुल सिंपल, जैसा मैंने आपको पहले बोला था, ठीक है गाइस। आगे देखते हैं,
डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एंड जीएनपी, डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एंड जीएनपी। ध्यान देना, इसमें ज्यादा कुछ नहीं सोचना आपको, सिर्फ एक बार पढ़ लेना बस, हल्का सा, ज्यादा नहीं पढ़ना, सिर्फ हल्का सा पढ़ लेना, है ना, पढ़ लेना, सॉरी। जीडीपी जीएनपी के बीच मुख्य अंतर यह है कि दोनों अवधारणाएं अर्थव्यवस्था को कैसे परिभाषित करती हैं। यहाँ जीडीपी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के संदर्भ में, आगे ना, क्षेत्र के संदर्भ में परिभाषित करती है, तो वहीं जीएनपी इसे नागरिकों के संदर्भ में, आगे ना, यहाँ पे क्षेत्र आ जाएगा जीडीपी में और जीएनपी में नागरिकता का संदर्भ आ जाएगा, तो इसके मामले में परिभाषित करती है। नेक्स्ट, इस प्रकार जीडीपी घरेलू अर्थव्यवस्था के भीतर होने वाले अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन को मापता है, तो दूसरी ओर जीएनपी किसी देश के नागरिकों द्वारा, इसमें क्या था, इसमें तो जो भी हमारी घरेलू सीमा है ना, जो भी हमारी जो क्षेत्रीय सीमा है उसके अंदर जो भी उत्पादन किया जाएगा, चाहे वो आकाश में हो, चाहे वो समुद्री क्षेत्र में हो, चाहे वो लैंड वाले एरिया में हो, चाहे विदेशों में जो हमारी एम्बेसीज है वहां पे कुछ काम किया जा रहा हो, तो उससे जो भी इनकम होगी हमारी, वो सारी की सारी काउंट हो जाएगी जी हमारे पास में, किसमें, जीडीपी में। ठीक है, लेकिन अगर विदेशों में कुछ लोग रह रहे हैं हमारे, वो इनकम भेज रहे हैं, तो वो पार्ट किसका हो जाएगा, जीएनपी का पार्ट हो जाएगा। वही बात इसमें है, जीएनपी किसी देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित सभी अंतिम उत्पादों और सेवाओं के कुल मूल्य को मापता है। ठीक है, जीएनपी, वैसे भी इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं पहले भी। रियल जीडीपी वर्सेस नॉमिनल जीडीपी। देखो, रियल जीडीपी क्या होता है, रियल जीडीपी होता है आपका कि बेस प्राइस वाला, या मैं कहूं कांस्टेंट प्राइस वाला। ठीक है, बेस ईयर प्राइस वाला जो होता है उसको आप लोग क्या बोल देते हो, रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी मतलब मार्केट प्राइस वाला जो होता है, मार्केट प्राइस। ठीक है, या मैं कहूं अब ये जो करंट प्राइस मतलब चालू मूल्य है। ठीक है, इसमें क्या होगा भाई, इसमें जो बेस ईयर में जो प्राइस होगा, कांस्टेंट प्राइस होगा, उसमें हम लोग इसको मेजर करेंगे। यहां पे क्या होगा, बाजार मूल्य जो चल रहा होगा उसमें हम लोग इसको मेजर कर लेंगे। जैसे बिल्कुल सिंपल, आप लोग यहां पे देखिए, वास्तविक जीडीपी यानी रियल जीडीपी। वास्तविक जीडीपी किसी दिए गए वर्ष में किसी अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को संदर्भित करता है, जिसे स्थिर कीमतों या आधार वर्षीय कीमतों में व्यक्त किया जा सकता है। यहां पे स्थिर कीमतें याद रखना। ठीक है, वास्तविक मतलब स्थिर कीमतें यानी आधारभूत कीमतें, यानी बेसिक जो बेस ईयर प्राइस है उस पे हम लोग इसको काउंट करते हैं। इस प्रकार वास्तविक जीडीपी बराबर है स्थिर मूल्य पर जीडीपी, यानी स्थिर मूल्य यानी जो एक बार प्राइस डिसाइड कर दिया उसी के आधार पे उसकी कैलकुलेशन की जाएगी। ये सारी बात इसमें है। ठीक है जी, एक मिनट, ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नॉमिनल जीडीपी यानी बाजार मूल्य शामिल होगा। बाजार मूल्य का नाम आ रहा है तो जाहिर सी बात है उसमें इन्फ्लेशन इंक्लूडेड होगी, है ना, तभी तो प्राइस थोड़ा सा बड़ा होगा ना, बढ़ा हुआ होगा। यहां पे देखो, नॉमिनल जीडीपी रेफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय एन इकोनॉमी इन अ गिवन ईयर एक्सप्रेस्ड इन करंट मार्केट प्राइस। करंट मार्केट प्राइस, यहां पे आप इसको ध्यान रखें। सो नॉमिनल जीडीपी इज जीडीपी एट करंट प्राइस, यानी जो भी फिलहाल कीमत चल रही होगी उस पे हम लोग इसको काउंट कर लेते हैं। यहां तक कोई डाउट? नो डाउट। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि नाममात्र जीडीपी में मुद्रास्फीति शामिल है, इन्फ्लेशन जैसे हम लोग यहाँ पे काउंट कर रहे हैं, या मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। यहाँ पे नॉमिनल जीडीपी में क्या होता है जी, आपका इन्फ्लेशन काउंट होता है या इन्फ्लेशन इसमें इंक्लूडेड होता है। ठीक है, जबकि वास्तविक जीडीपी में नहीं होता। तो ये हल्का सा अगर आप चाहते हैं तो आप इसको याद रख लेना। ठीक है, आपके हर एग्जाम में नेशनल इनकम का जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, आप कोई सा भी एग्जाम दे लेना, ये बेसिक कंसेप्ट आपके हर जगह काम आ जाएंगे जी। और कई बार क्या होता है ना कि बेसिक कंसेप्ट को जोड़ के कुछ करंट अफेयर की बात पूछ लेते हैं आपसे। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो वो चीजें आपकी ज्यादा अच्छे से कवर हो जाती हैं। ओके गाइस, कौन सा था ये, हाँ, जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर की मैं अगर बात करूं, बिल्कुल सिंपल, देखो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन कितनी है उसको मापने का सिंपल जरिया है जीडीपी डिफ्लेटर। अगर मैं आपको बिल्कुल सिंपल या साधारण शब्दों में बोलूं, ठीक है, पढ़ लेते हैं इसको एक बार। जीडीपी डिफ्लेटर नाममात्र जीडीपी और वास्तविक जीडीपी के अनुपात को संदर्भित करता है। इस प्रकार जीडीपी डिफ्लेटर बराबर नाममात्र जीडीपी अपॉन वास्तविक जीडीपी, यानी वर्तमान मूल्य और संदर्भ मूल्य पर गणना की गई एनआई यानी नेशनल इनकम के अनुपात के रूप में जीडीपी डिफ्लेटर मुद्रास्फीति का एक आर्थिक उपाय है। यानी मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन कितनी है उसको मापने के लिए इसका बड़ा रोल रहता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे बोलूं, इसका मतलब ये हुआ कि जब आपको जीडीपी डिफ्लेटर निकालना होता है तो क्या होता है जी, यहाँ पे जैसे बिल्कुल सिंपल यहाँ पे लिखा हुआ है कि नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100, जो भी कुछ आएगा उसका परसेंटेज आ जाएगा कि भाई इतने परसेंट इसमें इन्फ्लेशन इंक्लूडेड है, तो वो सारी बातें इसमें आ जाएगी। अच्छा, ये रियल जीडीपी क्या है, जो वास्तविक है, जिसमें कोई उतराव चढ़ाव नहीं है। जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक सोल्व करते हो मैथ में, ठीक है, तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, किस प्राइस पे आप काउंट करते हो भाई, उस प्राइस पे ना जो उसका बेस प्राइस है।
कोई चीज आपने 20 रुपए में खरीदी है, वो आपने 25 रुपए में बेच दी, तो जो 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ वो काउंट किया आपने किसमें, 20 रुपए पे ना। कोई चीज आपने 20 रुपए में खरीदी है लेकिन वो आपने 15 रुपए की बेच दी, तो वो आपने काउंट किया किसमें, 20 रुपए पे ना। तो 20 रुपए के कंटेस्ट में आपको 5 रुपए का लॉस हुआ, क्योंकि आपने वो 20 रुपए में खरीदी थी, है ना, 15 रुपए की बेच दी। तो सेम क्या है यहाँ पे कि रियल जीडीपी जो है और बढ़ा हुआ जीडीपी जो है मल्टीप्लाई बाय 100% आ जाएगी, तो इसके हिसाब से क्या होगा, इसमें आपका इन्फ्लेशन भी इसमें हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इन्फ्लेशन को मापने के लिए एक आर्थिक उपाय भी है जीडीपी डिप्लेटर, आजकल काफी यूज करते हैं हम इसको। ठीक है, आगे देख लेते हैं यहाँ पे ग्रोस वैल्यू एडेड। ग्रोस वैल्यू एडेड का मतलब ये होता है जी कि सेक्टर वाइज इनकम कितनी है ना, कौन कौन से सेक्टर हैं जिनसे इनकम का योगदान हो रहा है हमारे पास में। जैसे अगर मैं आपको बोलूं आपकी एक बहुत अच्छी फैमिली है, अब सभी की इनकम अलग अलग से अलग अलग सोर्स से आ रही है ना, कोई किसी को इनकम किस सेक्टर से आ रही है, कोई इनकम कहीं से कर रहा है, कोई इनकम कहीं से कर रहा है, कोई इनकम कहीं से कर रहा है, तो वो सेक्टर वाइज इनकम अलग अलग सोर्स से जो इनकम आ रही है हमारे पास में, दैट इज जीबी, अगर मैं आपको फैमिली के तौर पे समझाऊं तो। ठीक है, इसमें देखो सकल वर्धित मूल्य, उत्पादन के मूल्य में मध्यवर्ती उपभोग के मूल्य को घटाकर परिभाषित किया जाता है। यह उत्पादन की प्रक्रिया में श्रम और पूंजी के योगदान को दर्शाता है। इस प्रकार जीवीए का मूल्य जीडीपी से इस प्रकार निकाला जा सकता है, जीडीपी माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी। ये मैंने आपको थोड़ा सा बताया है अलग, लेकिन चीजें वही है जीवीए, क्योंकि जब आप मेथड यूज करेंगे ना, जब आप मेथड यूज करेंगे, उत्पादन मेथड यूज करेंगे, तो उसमें जीवीए काउंट होगा, जीवीए सेक्टर वाइज होगा, है ना। प्राइमरी सेक्टर का कितना जीवीए है, सेकेंडरी सेक्टर का कितना जीवीए है, ठीक है, टर्सरी सेक्टर का कितना है, क्वार्टरनरी सेक्टर का जीवीए कितना है, क्वीनरी सेक्टर का जीवीए कितना है, उस सबको जब हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा जी, वो आपका उत्पादन मेथड में शामिल हो जाएगा। ठीक है, इसमें ये इसकी डेफिनेशन दी हुई है कि आखिर जीवीए है क्या। ठीक, ओके, तो ये चीज हम लोगों ने पढ़ी ली है कि मध्यवर्ती उपभोग के मूल्य को घटाकर परिभाषित किया जाता है, यह उत्पादन की प्रक्रिया में श्रम पूंजी के योगदान को दर्शाता है। इस प्रकार जीवीए का मूल्य जीडीपी से इस प्रकार निकाला जा सकता है, जीबी यानी जीडीपी माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी। ये थोड़ा सा फॉर्मूला है जी, आप इसको जरूर याद रख लेना, जीबीए जीडीपी माइनस इंडायरेक्ट टैक्स, जीडीपी माइनस इंडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। ठीक है, ये जरूर थोड़ा सा आप याद रखना इसमें। ओके, अब है डिफरेंस बिटवीन जीबीए एंड जीडीपी। ठीक है, ओके, थोड़ा सा एक मिनट आप भी 2-4 मिनट पानी पी लो, बैठे बैठे थक गए होंगे। आई होप आप क्लास को बड़े ध्यान से सुन रहे होंगे और साथ साथ नोट्स भी बना रहे होंगे। जो चीज़ इवन समझ नहीं आ रही है उसको वीडियो को रोक के फिर दोबारा से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो जीबीए और जीडीपी में फर्क क्या है। जीबीए दरअसल एक ना सेक्टर बेस्ड जो एक अवधारणा है, इसको हम लोग देखते हैं। किसी देश के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं सेवाओं के मूल्य मध्यवर्ती वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में जो भी कुछ डिस्काउंट करने के बाद में, जो भी कुछ मतलब हटाने के बाद में जो कुछ बचता है वो जीबीए होता है। देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं सेवाओं का बाजार मूल्य क्या होता है जी, आपका जीडीपी होता है। जीबीए क्या है, इनपुट या आपूर्तिकर्ता इंपोर्टेंट, आपूर्तिकर्ता पक्ष से अर्थव्यवस्था की जानकारी देता है। ये क्या है जी, ये जो उपभोक्ता पक्ष से अर्थव्यवस्था की जानकारी देता है। तीसरी बात क्या है इसमें, इसकी गणना क्षेत्रवार, जैसा मैंने आपको पहली बार बताया था ना उसमें, कि क्षेत्रवार यानी सेक्टरल बेस्ड ये कंसेप्ट है, क्षेत्रवार दृष्टिकोण से की जाती है। उदाहरण के लिए प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र यानी प्राइमरी सेक्टर यानी सेकेंडरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में वो सारी एक्टिविटी शामिल करते हैं जो हमें नेचर से सीधी मिल रही होती है एज अ रॉ मटेरियल, जैसे माइनिंग हो गई आपकी, कोल माइनिंग हो गई आपकी, पेट्रोलियम वगैरह हो गया सारा आपका, जैसे कि आपकी वुड हो गई, टिंडर वगैरह ये सब हो गई, है ना, लकड़ी, वो सॉरी टिम्बर वगैरह हो गई, आई एम सॉरी। ठीक है, और जैसे इवन फसल हो गई आपकी, क्रॉप्स वगैरह हो गई, वो सारी की सारी बातें। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर हो गया यानी जो इसमें वस्तुओं को मॉडिफाई करके बना के बेचते हैं, जैसे कि आपका अचार हो गया, ठीक है, आपका जैसे और भी बहुत सारी चीज हो गई, आपकी ब्रेड हो गई, जैम हो गई, है ना, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें, कोई भी उत्पादित की जाने वाली वस्तुएं। ठीक है, इसमें सारी बातें, जैसे कि टर्सरी सेक्टर हो गया जो इन दोनों को अपनी सेवाएं देता है। ठीक है, जैसे कि आपकी बैंकिंग सेक्टर हो गया, आपका ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा, उसी में शामिल है ये, आपका एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है, आपका इंश्योरेंस सेक्टर हो जाएगा। तो ये सब, ये दोनों इन दोनों को अपनी सेवाएं दे रहा होता है, यानी टर्सरी सेक्टर इन दोनों की सेवा में लगा रहता है या इनकी सहायता करता है। जैसे कि क्वार्टरनरी सेक्टर हो गया, जैसे कि आपका क्वीनरी सेक्टर हो गया, है ना, जैसे कि ओला उबर वाले जो कंसेप्ट है आपके, जैसे कि स्टार्टअप का जो रिवोल्यूशन आया इंडिया में 2021 से, वो सारी की सारी बातें, यानी क्षेत्र वाइज जो भी हमारी सारी इनकम हो रही है क्षेत्र वाइज, वो सारी हम लोग काउंट करते हैं जीडीपी में, वो सॉरी आई एम सॉरी जीबीए में। जीडीपी में क्या है कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए गणना की गई, यानी अर्थव्यवस्था का सकल घरेलू उत्पाद बराबर सभी क्षेत्रों का जीबीए, यानी जब हम इन सभी क्षेत्र से प्राप्त इनकम को जोड़ देंगे तो वो काउंट हो जाएगा किसमें, जीडीपी में। इन सभी का जोड़ जीडीपी होता है। इंपॉर्टेंट,
सामान्यतः मूल मूल्यों पर गणना की जाती है, यानी बेसिक प्राइस पर काउंट किया जाता है, ना कि मार्केट प्राइस पर, और ये आपका मार्केट प्राइस पे काउंट किया जाता है। ठीक है जी, यहां तक आपको कोई डाउट है? आई होप कोई डाउट नहीं होगा। तो थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। नेट नेशनल इनकम, नेट नेशनल इनकम, नेट नेशनल इनकम में क्या है, इसमें एक बार हम लोग देख लेते हैं। शुद्ध राष्ट्रीय आय, शुद्ध राष्ट्रीय आय सकल राष्ट्रीय आय में से अचल पूंजी परिसंपत्ति के मूल्य ह्रास को घटाने से प्राप्त होती है। इस प्रकार इसमें मूल्य ह्रास के कारण होने वाले नुकसान को भी शामिल किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि रेफर्स टू द ग्रॉस नेशनल इनकम माइनस द डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल असेट्स, इट टेक्स इनटू द अकाउंट द लॉसेस ड्यू टू द डेप्रिसिएशन। यानी कि जाहिर सी बात है, इसमें आप लोग क्या करते हैं, इसमें आप जो डेप्रिसिएशन है उसको माइनस कर देते हैं, जो भी आपकी संपत्ति है, अचल संपत्ति है, उसे माइनस करने के बाद ये आपको प्राप्त होता है, इसकी प्राप्ति होती है किसकी, नेट नेशनल इनकम। देखो जहां पे भी नेट शब्द आता है ना, नेट, नेट का मतलब ये है कि भाई खर्चे तो उसमें से घटाए जाएंगे, ये तो कंफर्म है, तभी तो वर्ड नेट आता है। नेट शुद्ध, शुद्ध क्या होगा कि भाई जो उसमें चीजें कुछ एडिशनल है, कुछ है, उसमें से आप हटा दो। ठीक है, तो नेट का मतलब जो भी खर्चे हैं उनको हटाने के बाद या उनको घटाने के बाद जो कुछ बचेगा हमारे पास में वो शुद्ध रूप में बच जाएगा, जिसको आप इनकम भी आप बोल सकते हो, कुछ और मनी भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहां पे अब है शुद्ध राष्ट्रीय आय। शुद्ध राष्ट्रीय आय यानी नेट नेशनल इनकम को मापने के लिए प्रमुख मीट्रिक, मीट्रिक मतलब यहां पे क्या है कि यहां पे कुछ मेजर्स है। ठीक है, यहां पे कुछ इवन जो क्या बोलते हैं उसको, कुछ मापक हैं उसके कि हम लोग इसको कैसे मापते हैं, तो वो सारी बातें यहाँ पे आएंगी इसमें, जैसे कि एनडीपी है, एनएनपी है, वो सारी बातें, हालांकि हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी, नेट का मतलब क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या हो जाएगा, एनडीपी, एनडीपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। ये बात आपको यहां से याद रखनी है, ये वाले, इसको याद रख लो, काम चल जाएगा जी आपका। ठीक है, बाकी एक बार पढ़नी है तो आप इसको पढ़ लो। सकल घरेलू उत्पाद की गणना सकल घरेलू उत्पाद को मूल्य ह्रास घटाकर की जाती है। इस प्रकार सकल घरेलू उत्पाद बराबर सकल घरेलू उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास, वो सारी बातें यहाँ पे जो आपने यहाँ पे देखी हैं, ये वाली, इनको आप याद रखना, एक फॉर्मूला है ना, एक फॉर्मूले के रूप में। ठीक है गाइस, ओके। तो अभी तक का जो टॉपिक हमने किया नेशनल इनकम का, वो इस क्लास में यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि फिर क्लास बड़ी हो जाएगी, फिर ज्यादा वो चीजें ठीक नहीं है। तो यहां तक, ये क्लास देखने से पहले जो पहले इकोनॉमी की क्लासेस हुई हैं हमारी, उनको जाके प्लेलिस्ट में जरूर देखना। वो चीजें आपको बहुत चीजें, कुछ मतलब कंसेप्चुअल चीजें आपके पास में देंगी वो। ठीक है, तो तैयारी को अच्छे से आप करते रहिए। ठीक है, और इवन बिल्कुल भी घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, चीजें सारी नॉर्मल रहती हैं, उसको और नॉर्मल बनाइए आप। ठीक है, ज्यादा स्ट्रेस लोगे तो पढ़ नहीं पाओगे। ठीक है, बाकी हमारी टीम के साथ में आप भी मेहनत करते रहिए, सिलेक्शन अभी नहीं तो कभी नहीं, ये वाली बात सोच के आप करते रहिए। ठीक है गाइज, ओके, थैंक यू सो मच, कीप